और मैं नेत्र वार्ता हावड़ा ब्यूरो चीफ आज उपस्थित हूँ संकल्प टुडे एक सामाजिक संस्था उनके पदाधिकारियों के बीच। आज हम उनसे बात करेंगे कि आपकी संस्था किस प्रकार से इस समाज के हित में कार्य कर रही है। तो सबसे पहले मैं जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं मैं जरा उनका परिचय कराऊं आप लोगों से। तो सबसे पहले हैं इम्तियाज भारती जी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज भारतीय है और मैं इस संस्था का सचिव हूँ और हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर सीपी वर्मा सर। मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय खुद दें। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी वर्मा ये प्रेसिडेंट हूँ अपने संस्था संकल्प टुडे लीगल अवेयरनेस मिशन का। हमारी संस्था तो संकल्प टुडे है लेकिन हमारा मिशन है, मेन जो मिशन है लीगल अवेयरनेस मिशन, और भी कई काम हम लोग कर रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे डॉक्टर साहब। तब तक थोड़ा सा डॉक्टर साहब की भी परिचय हो जाए। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार यादव हूँ और हमारी मुलाकात भारतीय सर से हुआ और जब मैंने संकल्प टुडे के बारे में जाना और समझा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एक एजुकेटेड होते हुए भी लीगल वाले पार्ट से कितने दूर हैं, लीगल क्या चीज़ है, और हम लोग बहुत डरते हैं लीगल वाले पार्ट से। लेकिन जब हमें संकल्प टुडे के इन लोगों से मुलाकात हुई तो हमें लगा कि नहीं यार, लीगल से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अवेयर होने की ज़रूरत है। तो हम इसमें एक सहयोगी के रूप में इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा हमारे संस्था के पदाधिकारियों का परिचय। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि आपकी संस्था का प्रथम उद्देश्य क्या है। हमारी संस्था का उद्देश्य तो मेन रूप से सहायता ही है, सहयोग भी है, समाज सेवा का जो मेन पार्ट वही हमारा मेन काम है। और इसमें एक वर्ड हम बहुत बढ़िया से जोड़ते हैं और बोलने में गर्व भी लगता है। हमारा मेन जो है कि फ्री फ्री फ्री, मतलब बिना खर्चे का नी खर्चे, जो हम लोग बोलते हैं नी खर्चे, जो जिनिसगुलो है बांग्ला में जो बताते हैं हम लोग, वही हम लोग प्रचार करते हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो चाहे वो लीगल से रिलेटेड। और ये दोनों ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ जो भी लोग कमज़ोर होते हैं वो खर्चे के मामले में परेशानी झेलते हैं। तो ये जहाँ भी हमारी बातें जा रही हों ये जान लें कि हमारी सफ़र जब से शुरू हुई है, बीते कई वर्षों से करीब दशक होने को बाद चले हैं, तो हम लोग का जो भी काम है वो बिना खर्चे का ही होता है, फ्री में होता है। चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे अपर कोर्ट में हो, चाहे अपेक्स कोर्ट में हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो। हमारी संस्था मेडिकल का भी काम कर रही है, तो फ्री वाली बात नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया है कि समाज के अंदर चिकित्सा जगत में या चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुंचाने के लिए बहुत तरह की संस्थाएं कार्य करती हैं। पर ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि आप लोगों ने लीगल क्षेत्र में ये कार्य करना शुरू किया? क्योंकि ऐसी शायद ही किसी संस्था का नाम सुना जाता हो जो लीगल के क्षेत्र में कार्य करती है। ऐसा है सर कि जब हम लोग ये सफर चालू हो रहा था तो कानून के मामले में कहीं भी जाओ तो इसके बारे में लोगों को कोई आइडिया होता ही नहीं है। एक छोटी सी चिट्ठी लिखने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, छोटा सा काम करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उसका कोई रेट नहीं होता। अब ज़्यादा रेट है कि कम रेट है, कौन कितना लेगा, क्या करेगा, कौन अनुभवी है, इन सभी बातों की आज भी अंधकार में है लोग, और ये सब काम चलता है। तो लेकिन हम लोगों ने जब जाना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना कि हमारा ऐसा व्यवधान है, हमारे संविधान में बताया गया है कि कानून के क्षेत्र में जो भी हो, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे गरीब लोग हों, सभी को किंतु कानून अपनी नज़रों में समान रूप से देखता है। तो इसी को खोजते खोजते हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास पहुँच गए तो पता चला कि नहीं ये व्यवस्था तो है, और उस संस्था को हम लोग बोलते हैं DLSA, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जब यही संस्था थोड़ा और ऊपर उठती है तो नालसा के नाम से जाना जाता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये हम लोग को जब पता चला तो और ऊपर में जब जाते हैं तो सालसा भी बीच में आता है। तो ये जब पता चलने लगा तो यही धीरे धीरे हम लोग को बताने लगे, और जब बताने लगे तो इस बात को बताने के लिए हम लोग के साथ में डायरेक्ट जज साहब जो कोर्ट में होते हैं वो भी बोले कि आप लोग की काम अच्छी है, इन बातों को बताने की ज़रूरत है। अब वो हम लोग के साथ में बुलाते हैं उनको और उन्हीं को ये बात बोलने को बताते हैं। कहने का मतलब कि जो भी आपके साथ जो न्यायाधीश आते हैं उनको आप लोग स्वयं अप्रोच नहीं करते हैं, उनके तरफ से आपको अप्रोच किया गया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें सहयोग करेंगे। अच्छा इम्तियाज जी, मैंने देखा है बहुत बार, मैं देखता हूँ पत्र पत्रिकाओं के मार्फत से भी या
सामाजिक स्तर पे, क्योंकि हम लोगों का घूमने फिरने का कार्य है, मैं देखता हूं कि आप ऐसे क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं जहां बहुत ही निम्न स्तर के लोग रहते हैं, या कभी गरीब स्तर के लोग रहते हैं, या बहुत छोटी छोटी जो बस्तियां हैं वहां पर आप जाकर कार्य करते हैं। तो अभी तक आपने कितने प्रकार की बस्तियों को इसे चिन्हित किया है और वहां इस तरह का कार्य करने का काम किया है? सर जी, ऐसा है कि जिस हम लोग ये सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वो मेनली वीकर सेक्शन को लेकर ही काम करती है। तो हम लोग ज्यादातर चिन्हित उन्हीं इलाकाओं को करना भी चाहते हैं जो वीकर सेक्शन से रिलेटेड हो, क्योंकि कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि लीगल एड क्लिनिक उन क्षेत्रों में वीकर सेक्शनों के हेल्प के लिए खोला जाए। क्योंकि सर ने अभी हमारी बात कही कि एक पत्र भी लिखना हो तो लोगों को दौड़ना पड़ता है और उसके लिए पैसा देना पड़ता है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 39 में ऑलरेडी इस बात को दर्शाया गया है कि लीगल एड फ्री में गरीबों को मिलना चाहिए। तो इसी के तहत हम लोग ज्यादातर लीगल एड के ही चक्कर में वहां पहुंचाने के लिए हम उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां पर वीकर सेक्शन के लोग हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि वहां पर लीगल एड क्लिनिक खुले ताकि कोर्ट के तरफ से पीएलबी या वहां के एडवोकेट आए और उनको फ्री में अपनी सेवा मुहैया कराए। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई वाकया या वारदात या ऐसी कोई घटना जहां पे किसी व्यक्ति को आपके लीगल एड के थ्रू बहुत अच्छा लाभ हुआ हो, जिसका कि कोई संभावना दूर दूर तक नहीं रही हो और आपके मार्फत से उसको लाभ हुआ, ऐसा कोई अगर इंसिडेंस हो, कोई घटना हो तो आप बताएं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी सर। एक नहीं कई घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं किसी का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता। सिर्फ ये बता दूं कि एक मामला इस ढंग से आया था, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात थी, तो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट में हैं, वो भी थोड़ा दूर से बिलोंग करते हैं। सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही जब पुलिस को अप्रोच किए तो उस महिला पर उसका बहुत टॉर्चर हो रहा था। इवन ऐसा समझिए कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मैटर था, लेकिन पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और डालसा ने जस्ट सिर्फ एक फ़ोन किया था डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। वो वाक़या है, इससे रानीगंज का वाक़या है, यहीं हम लोग कलकत्ता से बैठे बैठे किए, उस लड़की का जीवन बच गया। तो ये है इसकी ताकत। लेकिन जो जानेंगे वो तो डायरेक्ट हम लोग कोर्ट में जब अप्रोच करें और कोर्ट उसको पुलिस को अप्रोच कर दे और पुलिस मौकाए वारदात अपना काम कर दे, ऐसा हुआ। एक और बताते हैं कि उसमें एक महिला थी, उनके 3 बच्चे थे, तो हस्बैंड किसी कारण से छोड़ दिया। हस्बैंड ने उसको महिला को बोला कि तुम चाहे जो भी कर लो, तुमको कुछ सहयोग मिलने वाला नहीं है और मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा नहीं। तो काफ़ी दिनों तक महिला समय के साथ जूझती रही, लेकिन बाद में जब उससे पता चला तो हम लोगों से अप्रोच किया, तो हम लोगों ने उसका डालसा के शरण में ले गए। अब उसका मामला फ्री में हुआ। मामला जब फ्री हुआ तो 2-3 साल तक समय नहीं मिला, तो मैंने कुछ काम हुआ नहीं, तो महिला भी टूटती हुई नजर आई। एक्चुअली हमारे कोर्ट में ऐसा कुछ होता है कि समय लग ही जाता है, लेकिन 3 साल के बाद जब हस्बैंड अचानक से जब कोर्ट में अपीयर हुआ, उस समय महिला तो उस दिन इतना खुश हुई, मतलब वो इतना रो रही थी, लेकिन उसके खुशी के आंसू थे कि जो हस्बैंड उसको चैलेंज दे के बोला कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हस्बैंड कोर्ट के मार्फत से कोर्ट में उस दिन अपीयर हुआ और उसको जो है कि महीने के जो खर्च मिलते हैं वो मिलने लगे थे। तो ये सब कई वाकयाएं हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सामाजिक जो इंजीनियरिंग है, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसको आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं। आपके हिसाब से वह कौन सा क्षेत्र है, चिकित्सा के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ काम किया जाना चाहिए लोगों के लिए? देखिए, ये तो जैसे हम लोग का संकल्प टुडे एक वीकर सेक्शन को लेके चल रहा है, तो वही चीजें जो है चिकित्सा व्यवस्था में भी है। एक वीकर सेक्शन जो है अच्छी चिकित्सा नहीं प्राप्त कर पा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, जबकि सामान्य चिकित्सा व्यवस्था हमारे देश में लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए, या सामान्य शिक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक रिक्शा वाला का बेटा वहीं एडमिट हो जहाँ पे हमारा मुख्यमंत्री भी एडमिट हो, अगर ऐसी व्यवस्थाएं देश में लागू हो तो हमारे हिसाब से जो है गरीबों को या वीकर सेक्शंस को भी चिकित्सा के मामले में उनको पिछड़ापन या उनको नहीं मिलेगा या वंचित रहेंगे चिकित्सा से। ऐसा नहीं होगा अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो। इस संदर्भ में सवाल पूछिए, एक ले लीजिए, अपना तौल ले लीजिए, 3 वाले को थमा दीजिएगा। इस संदर्भ में बोलिए थोड़ा। ये आपके सामने कुछ प्लैंक्स हैं। आप ऐसे करिए, हमारी तरफ। ये आपके सामने कुछ प्लैंक्स हैं, ये प्लैंक्स क्या हैं, किससे संबंधित हैं, जरा इसके बारे में आप बताइए।
ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हमारे संस्था को अच्छे कार्य करने पर एक प्रशंसा पत्र के तौर पर दिया गया है। अभी तक हमारी संस्था 3 डिस्ट्रिक्टों में मेनली काम करती है, हुगली, हावड़ा और कोलकाता। ये जो मैं दिखाना देख रहे होंगे आप, ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंज थी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने समय अपने जगह से निकलकर कोर्ट नहीं पहुंच सकते। उसमें से एक है रेड लाइट एरिया है, जहां कानून नहीं पहुंच पाता था। वहां हम लोगों ने लीगल एड क्लिनिक खुलवाया। लीगल एड क्लिनिक का मतलब होता है कि कोर्ट की तरफ से वकील साहब जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। तो यहाँ लीगल एड क्लिनिक का खोलना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था, लेकिन कोर्ट ने उस जगह को समझा और खोला। इसी ढंग से हमारी संस्था जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ लीगल एड क्लिनिक खुलवाती है। इसी क्रम में हमारी और कई एक लीगल एड क्लिनिक हैं, जो कि सेंट्रल दिल्ली में भी खुला हुआ है, फूल बाजार में भी खुला हुआ है। तो ये लोगों को जानना चाहिए कि कानून को यदि जरूरत पड़ता है तो आपके दरवाजे भी जाकर के आपको न्याय दे सकता है। इन बातों को लोगों को महसूस करना जरूरी है। इसी क्रम में मैं एक बात और जोड़ देना चाहूँ, हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में कानून पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग लीगल लिटरेसी क्लब स्कूलों में खुलवाते हैं, जहाँ कोर्ट की तरफ से कोई भी अच्छा व्यक्ति जाता है, या तो जज साहब स्वतः जाते हैं या सीनियर एडवोकेट जाते हैं, और वो भी कानून का जगह खोलते हैं। जैसे कि लीलवा भारती स्कूल हावड़ा में खोला गया है, आर्य उच्च समाज वाला जो स्कूल कलकत्ते में वहाँ भी खोला गया है। मतलब कई एक स्कूल में हम लोगों ने लीगल लिटरेसी क्लब खुलवाए। और हमारी इसी दालसा के बारे में और भी जानना चाहिए कि कंपनसेशन वगैरह जो होता है वो भी यहीं से मिलता है। जैसे एसिड अटैक का भी हम लोग प्रोग्राम किए थे, उसमें पता चला ये सब अवेयर का ही पार्ट है। अब कोई भी कहीं बर्न केस हो जाता है जहाँ जला के मारने की कोशिश होती है, एसिड अटैक हो जाता है या रेप वगैरह हो जाता है, तो कंपनसेशन एक बहुत जरूरी पार्ट होती है, लेकिन वो DLSA के माध्यम से होती है। अभी जो एक हम लोगों ने ये दिखाने का जो प्रयास किया था कि लोक अदालत में मेंबर जज भी हम लोग अब बनने लगे हैं। कानून इस बात को समझता है कि हाँ आप लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग कोर्ट में सीधे जज मेंबर के रूप में बैठते हैं और उसी पेपर पर हम लोग का भी साइन जाता है, जो कि लोगों को मिलता है। तो आज हमारे सेक्रेटरी साहब मैं इस यही लोक अदालत, चाहे नेशनल लोक अदालत हो, चाहे मंथली लोक अदालत हो, चाहे स्पेशल लोक अदालत हो, आज उस कोर्ट में हम लोग बैठते हैं और हम लोग को लगता है कि हम लोग कानून जाने या ना जाने, लेकिन समाज का कितना बड़ा काम है। अब कोर्ट भी इस बात को महसूस करता है कि समाज की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए जज हम लोग उस कोर्ट में बैठते हैं और लोगों को न्याय हम लोगों के द्वारा मिलती है। सर, ये जो प्रशंसा पत्र आपके सामने हम जो दिखा रहे हैं, यह प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में पालन किया जाता है, जो हावड़ा स्टेशन के अंदर में बड़ी घड़ी के नीचे हम लोग पालन करते हैं। ये माननीय जज साहब इतने खुश होकर कि तुम लोगों ने ऐसा जगह को चूज किए हो जहां से इसका मैसेज दूर देशों तक पहुंच सकता है, दूर राज्यों तक पहुंच सकता है, और जिसका लाभ जो है ना लोग उठा पाते हैं, वो भी समझ पाते हैं कि DLSA क्या है और क्या क्या सुविधाएं देती है। तो हावड़ा स्टेशन में ये प्रोग्राम करने से जज साहब ने अपने तरफ से एक प्रशंसा पत्र के तौर पर संकल्प टुडे को दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संस्था के पदाधिकारियों का परिचय रहा और उन्हें जिस तरह के प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं उसके संदर्भ में भी बातें हुई। एक और हमारी संस्था आप समझिए, जहाँ मिलिट्री को किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है और कभी जरूरत नहीं, मिलिट्री ही किसी को सहयोग करने के लिए जाती है, लेकिन हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब बच्चों का सिलेक्शन वगैरह होता है, आज हमारी संस्था इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के वेलफेयर की एक्टिविटी भी करती है। बहुत अच्छी बात है। अब एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए वो एडिट हो जाएगा बाद में। हमारा MB बेटी भर गया, ठीक है, ले लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आवश्यक भी है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए मुद्रा की नितांत आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन तमाम कार्यों को संचालित करने के लिए आप लोग मुद्रा का प्रबंध कैसे करते हैं? बहुत ही ये प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न हम लोग के पास कई ढंग से आता है। मैं आपके माध्यम से सर इस बात को बताना चाहता हूँ कि यदि आपके उद्देश्य अच्छे हों तो मुद्रा आपके आड़े आने वाली है। हमारा जो भी प्रोग्राम होता है कि हम लोग बहुत कम खर्चे में बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। एक्चुअली हम लोग को क्या है, प्रोग्राम का मतलब यूँ होता है कि थोड़ा सा अपने गेस्ट को हम लोग ऑनर कर लें, तो क्या 1000-2000 रुपये भी हम लोग प्रत्येक व्यक्ति महीने का खर्च नहीं कर सकते? तो हमारे मेंबर लोग स्वतः, जितने हमारे अपने मेंबर हैं, स्वतः हम लोग महीने के 1500 स्वतः निकालते हैं, उसको जमाते हैं
और हमारा कोई भी कार्यक्रम लो बजट का ही होता है, इसको भी बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमारा खर्चा खुद का होता है, हम लोग बाहर से कभी कुछ नहीं लिए। और हमारा ये भी है कि हम लोग आने वाले दिनों में भी कभी कहीं से कुछ लेना नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन हमारा सफ़र अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि समाज में इन बातों की ज़रूरत है। तो सबसे लो कॉस्ट, मान लीजिए 1000, 2000, 5000 के भीतर में हमारा प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमारे जितने जजेज आते हैं वो कहीं भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको बढ़िया बहुत बड़ा ऑडिटोरियम की ज़रूरत जो है कि पड़ सकती है, लेकिन एक बनाना, पंडाल वगैरह बनाना, अच्छा जो अनाप शनाप खर्च करना, वो सब हम लोग के कार्यक्रम में कहीं शामिल है ही नहीं। हम लोग कहीं भी अप्रोच करते हैं तो बढ़िया भवन मिल जाता है, वहीं से लोग सोता है वो लोग फ्री में दे देते हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही इतना अच्छा है, लोगों को पसंद आता है, तो खर्चा हम लोग का आड़े नहीं आता। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा है कि निश्चित तौर पे आपकी संस्था जो है ATG वगैरह के तहत निश्चित तौर पे रजिस्टर्ड होगी, या जो हमारी सोसाइटी एक्ट उसके तहत रजिस्टर्ड होगी, तो उसके मार्फत से समाज के वे तमाम प्रबुद्ध लोग, चाहे वो व्यवसायी हों, शिक्षक हों, या अन्य समाज के जो अन्य धड़ा है उससे बिलोंग करते हों, अगर वो लोग अगर आपको अप्रोच करें कि मैं भी आपके जैसा समाज सेवा करना चाहता हूं, तो उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं है, बल्कि वेलकम, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई सच्चे मन से कुछ दे रहा हो तो हमको लेने में क्या दिक्कत है। एक्चुअली हमको जितना मिलेगा हम भी बांटेंगे लोगों में, आखिर समाज को जरूरत है। हमारी ये है कि हम लोग इस मैटर को बहुत बड़ा ऐसा नहीं बनाने चलते हैं कि आगे चल के हमारे लिए बाधक बने। डॉक्टर साहब, आपके संस्था के सदस्यों की संख्या कितनी होगी लगभग? ये करीब हजारों से ऊपर है, 1000 से भी ऊपर। और अभी निरंतर इसमें निश्चित तौर पे लोग आ रहे होंगे, लोगों को आप जोड़ रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे, और कलयुग में जितना आपका संघ बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे और लोगों का कल्याण कर पाएंगे। तो ये थे हमारे संकल्प टुडे के पदाधिकारी। इनका हमने न सिर्फ परिचय करवाया, इनके संस्था के उद्देश्यों पर भी बात की, और तमाम प्रकार के प्रश्न उत्तर रखे गए, और सभी प्रश्नों के उत्तर सभी पदाधिकारियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। तो यहीं पे इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं, और नहीं, हम कर देंगे। ओके, धन्यवाद।